हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पार्ट 3 लेके आया हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। और इसमें आप देख पाएंगे कि न्यूक्लियोसाइड के बारे में जानना है। इसके पहले आपने पढ़ा था किसके बारे में, कि एक न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या क्या पढ़ा था? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट। नाइट्रोजनस बेस में आपने 2 पढ़ा, प्यूरिन और पेरिमिडिन। प्यूरिन में आपने पढ़ा एडनिन के बारे में और ग्वानिन के बारे में। और उसके बाद पिरामिड में 3 पढ़े थे, कौन कौन? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इसका स्ट्रक्चर बेहतर हो चुका था। अब मैं उसके आगे ले चलता हूँ। अगर एक शुगर नाइट्रोजनस बेस से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ते हैं? नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये शुगर हो गया। शुगर जब नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा तो बॉन्ड कौन सा बनाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। तो याद रखें कि नाइट्रोजनस बेस में अगर प्योरीन है तो शुगर का तो पहला कार्बन होगा। अगर प्योरीन है तो नाइट्रोजन नाइन्थ होगा। अगर पेरिमिडिन होगा तो नाइट्रोजन फर्स्ट होगा। ठीक। अब जैसे बात करें यहाँ पे, एडनिन लिंक टू द शुगर एट द कार्बन 1 बाई। अगर एडनिन क्वेश्चन बताइए आप इसका आंसर, एक बार पॉज करके इसका आंसर अपने मन में सोचिए, फिर बताइए सही है गलत। कि अगर एडनिन शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है तो क्या एडनिन का नाइट्रोजन नाइन्थ होगा या नाइट्रोजन 1 होगा? तो आप जानते हैं एडनिन क्या है? एडनिन प्यूरिन है। और प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन होता है? 9th नंबर का होता है। ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको। न्यूक्लियोसाइड 2 टाइप के हैं। अगर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं राइबोज शुगर लेकर के बेस से जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड होंगे कौन से वाले? जैसे मान लीजिए, देखिए एक कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर। अगर राइबोज शुगर से एडनिन जुड़ता है तो एडेनोसिन बनता है। आप जल्दी समझ सकेंगे कि अगर डी ऑक्सी राइबोज शुगर है तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर के साथ एडनिन जुड़ा है तो डी ऑक्सी एडनोसिन। देखिए, डी राइबोज शुगर था तो एडनोसिन, डी ऑक्सी राइबोज शुगर था तो डी ऑक्सी एडनोसिन। समझ गए क्या? अगर देखिए राइबोज शुगर के साथ ग्वानिन तो ग्वानोसिन। अगर डी ऑक्सी राइबोज शुगर है तो डी ऑक्सी ग्वानोसिन। अगर शुगर राइबोज है, साइटोसिन है, तो साइटिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुगर कैसा हो? डीऑक्सी राइबोज। तो अगर साइटोसिन से जुड़ता है तो, लेकिन बॉन्ड बताइए कौन सा होगा यहाँ पे? सब में बॉन्ड क्या होगा? यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड होगा। ठीक है ना? तो डी ऑक्सीसाइटिडीन। लेकिन लेकिन राइबोज शुगर के साथ यूरेसिल जुड़ सकता है लेकिन थायमीन नहीं जुड़ सकता। किसके साथ? राइबोज शुगर के साथ। तो राइबोज शुगर के साथ हमेशा कौन होगा? यूरेसिल होगा। और ये यूरिडीन बनेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या कभी डी ऑक्सी यूरिडीन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यूरेसिल जहाँ होगा समझिए किससे जुड़ेगा? राइबोज शुगर से। और डी ऑक्सी राइबोज शुगर हमेशा किससे जुड़ेगा? थायमीन से जुड़ेगा। अगर थायमीन से जुड़ेगा डी ऑक्सी थायमिडीन होगा। मतलब थायमिडीन अकेले, इतना अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी थायमीन आएगा कौन सा शुगर से जुड़ेगा? डी ऑक्सी राइबोज शुगर के साथ। तो ध्यान में रखें। देखिए बताइए कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? साइटिडीन होगा ही होगा, तो इसमें होता है। डीऑक्सीगोनोसिन हो सकता है, डीऑक्सीगोनोसिन। डीऑक्सीयूरिडिन, डीऑक्सीयूरिडिन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डीऑक्सीयूरिडिन क्या है कि यूरेसिल केवल राइबोज शुगर के साथ जुड़ सकता है। केवल क्या होगा? यूरिडिन हो सकता है, डीऑक्सीयूरिडिन नहीं हो सकता है। और डीऑक्सीथाइमिडिन तो होगा ही। और इसमें कौन सा नहीं हो सकता? इसमें से था एक तो ये नहीं हो सकता, और दूसरा कौन नहीं हो सकता? थाइमिडीन नहीं हो सकता। ठीक है। थाइमिडीन हमेशा कैसा होगा? डीऑक्सीथाइमिडीन होगा। और यूरिडिन हमेशा होगा, डीऑक्सीयूरिडिन नहीं होगा। ये रही बात पूरी की पूरी न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड में आप देखा कि एक शुगर होते हैं और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 2 ही होते हैं न्यूक्लियोसाइड में। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो शुगर, बेस और तीसरा फास्फेट भी आ जाता है। तीनों दे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ना, ये बेस, ये नाइट्रोजनस बेस था और ये शुगर था, इतने को क्या बोला गया? न्यूक्लियोसाइड। अगर एक फास्फेट जुड़ गया ये वहाँ तक
तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड डाईफास्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट, 3 बन गए। न्यूक्लियोसाइड के 3 रूप होते हैं। एक फास्फेट जुड़ा तो क्या नाम देंगे, मोनोफास्फेट। 2 डाई, 3 ट्राईफास्फेट। तो ध्यान रखें, अगर एक फास्फेट जुड़ता है तो इसके बीच में बॉन्ड क्या होगा, फास्फोईस्टर बॉन्ड होगा, डाइस्टर नहीं, पहले वाले का। और दो दो पी लगे हैं, 2 अलग फास्फेट, इनके बीच में फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड लगता है। ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। ठीक है, एक सिंपल देखिए न्यूक्लियोटाइड यहाँ दिखाया गया है। कौन सा, एक क्या है, शुगर है, एक क्या है, बेस है, ये फास्फेट है। अगर केवल इतना होता, शुगर और बेस होता तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता, टाइड नहीं होता। अगर न्यूक्लियोसाइड के फर्स्ट कार्बन से फास्फेट जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इतनी बात बस समझ में आई। अब बात करेंगे फास्फो डाइस्टर की बात। देखिए ध्यान से देखें, ये जो है इतना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, इनके बीच में फास्फोडाइस्टर, देखिए जैसे ये वाला न्यूक्लियोटाइड था ना, इस न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फोईस्टर बॉन्ड, जब जब एक इससे जुड़ेगा तो एक और फास्फोईस्टर बॉन्ड, तो 2 फास्फोईस्टर बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब क्या, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2, 1 और 2 क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं। इस 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। पहले न्यूक्लियोटाइड का देखिए 3rd कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन है, 5th कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये बताएं ना, फास्फोडाइस्टर लिंकेज किधर किधर बनता है, पहले का 3 प्राइम, दूसरे का 5 प्राइम पे बनता है। याद रहेगा ना आपको। तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए इसी वक्त। न्यूक्लियोटाइड हैव नॉट हैव, न्यूक्लियोटाइड के पास क्या नहीं होता है, तुरंत बताएं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, जरूर होगा, क्योंकि शुगर के साथ जब बेस जुड़ेगा तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा रहेगा, ग्लाइकोसिडिक। फास्फोईस्टर, जब शुगर के साथ इधर पी जुड़ता है तो फास्फोईस्टर लगता है। नाइट्रोजनस बेस तो होता ही होता है। ये नहीं होगा, कौन, फास्फोडाइस्टर। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जुड़ता है, अकेले के बीच में नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डीएनए की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3, 4, एक न्यूक्लियो मतलब जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। उसे कहेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या कहेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड कहेंगे। तो देखें, ये शुगर है, बीच में दिख रहा है ना शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, शुगर नाइट्रोजनस बेस, शुगर नाइट्रोजनस बेस। और शुगर के 5 कार्बन से कौन जुड़ा है, फास्फेट, 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 और इससे फास्फेट। ठीक है ना। देखिए इतना एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा ए है न्यूक्लियोटाइड, तीसरा ए वाला न्यूक्लियोटाइड, चौथा ए वाला न्यूक्लियोटाइड, सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जब न्यूक्लियोटाइड सब जुड़ते हैं, इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर, इधर ही फास्फोडाइस्टर, इधर ही फास्फोडाइस्टर, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई है। इसे बोलते हैं एक स्ट्रैंड। ये देखिए, फास्फोरस फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, इसको बैकबोन बोलते हैं। देखिए इसे ही शुगर फास्फेट, इस फिगर में ये जो येलो कलर का है ये शुगर और फास्फेट की है, बैकबोन बोलते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है डीएनए का, और इनके अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एटीजीसी, एटीजीसी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ निकालना हो, अगर टोटल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 4 हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज कितने होंगे, 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 ही होंगे। टोटल न्यूक्लियोटाइड -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फास्फोडाइस्टर आ जाएगा। और नाइट्रोजनस बेस ATGC अगर लेते हैं तो 4 ही होगा, सेम टू सेम होगा। काउंटिंग कर लेंगे क्या। अब हम एक न्यूक्लियो मतलब एक चेन है, एक चेन के सामने दूसरा चेन लेके आते हैं, तब ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा।
ठीक है ना। देखिए ये 5:3 इधर आया पोलैरिटी, इधर 5:3, इसे कहा जाता है एंटी पैरेलल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। ये किसका किसका बैकबोन है? फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर और फास्फेट की बनी होती है। नाइट्रोजनस बेस की ये नहीं बनी होती है, नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होते हैं। तो देखिए ए वाला नाइट्रोजनस बेस, ए वाला न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बेस पेयर बनता है। क्या बनता है? एक बेस पेयर। दो न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर, दो न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर, दो न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर। यहाँ पे टोटल कितने बेस पेयर हो गए? 4 बेस पेयर। ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड इधर थे, 4 न्यूक्लियोटाइड इधर आ गए। टोटल बेस पेयर कितने हो गए? 4 बेस पेयर। अब 4 बेस पेयर में टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई कि नहीं, बताइए। अब जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब आसपास के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस -3-4 नैनोमीटर होता है। और नाइट्रोजनस बेस ए होगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ए और टी के बीच में। तो ए होगा सिंगल बेस पेयर होगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब लगते हैं? कब? जब दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। चलिए एक और सवाल का जवाब दे दीजिए लगे हाथ में। हाइड्रोजन बॉन्ड कब प्रेजेंट होता है डीएनए में? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में या सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में? तो किसके बीच में होगा? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन के बीच में। तो अब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे। अभी जितना कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे इतने से आपका पूरा बन जाएगा। ये देखिए जो स्ट्रक्चर बना है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये देखिए राइट हैंडेड होता है। ये जो डीएनए है, हम कौन सा डीएनए पढ़ रहे हैं, किस टाइप का? बी टाइप डीएनए। डीएनए अगर देखेंगे तो ए होता है, बी होता है, जेड टाइप का डीएनए होता है, 3 टाइप के। लेकिन जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में वो कौन सी टाइप है? बी डीएनए। और वो कैसा कॉइल्ड है? राइट हैंडेड कॉइल्ड है। अगर पोलर है तो ऐसे इसके ऊपर घूमती है ना, ओवरलैप नहीं करता, इसके चारों तरफ घूमती है, राइट हैंडेड कॉइल होती है। तो देखें एक बैकबोन, एक चेन ए हो गया, एक स्ट्रैंड ए हो गया, दोनों के बीच में देखिए एक ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, टी से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए। अगर सी लेते हैं तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 होंगे। जी होगा, जी और सी के बीच में 3 होंगे। कहने का मतलब ए और टी के बीच में कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3 होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के कुछ स्पॉट पॉइंट हैं। तो इसको देखें, दो लगातार बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। ये देखिए अभी जो बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक हेलिक्स है, यहाँ से एक यहाँ तक एक टर्न है, यहाँ के बीच की दूरी है 3.4 नैनोमीटर। कितने? 3.4 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स में टोटल कितने बेस पेयर आते हैं? 10 बेस पेयर आते हैं। तो मैंने बताया बी डीएनए होता है, राइट हैंडेड होता है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एंटी पैरेलल होता है, मतलब एक 5:3 और एक दूसरा 3:5 होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 चेन, दो चेन के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉन की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉन होगा। कितना? 20। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, दो बेस पेयर जो आसपास के हैं उनके बीच की दूरी अगर बात करें तो कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। 2 मतलब एक ही बेस पेयर की डिस्टेंस हुआ, दो के बीच की दूरी 1 हुआ। ठीक है ना। एक टर्न के में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 होते हैं। और लेंथ ऑफ डीएनए अगर मान लीजिए निकालना है तो बेस पेयर से और 0.34 नैनोमीटर से कैलकुलेशन कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ स्मार्ट पॉइंट हैं, इनको देखिए और इनको फिल करके 1 2 3 4 5 6 इनको याद कर लीजिएगा। बता दीजिए मुझे 5, इसको मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पे क्या फिल होगा। ठीक है ना। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन किधर होता है? 3 to 5 होते हैं। बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस बता दीजिए क्या होता है। इसका जवाब आप बताएंगे, इसका जवाब आप बताएंगे। सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज होगा। अगर OH होगा तो राइबोज शुगर होगा। दो चेन होती हैं डीएनए के, दोनों कैसी होती हैं? एंटी पैरेलल होती है। डीऑक्सी एडेनोसिन और
एडेनोसिन दोनों क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहेंगे। कल हम बात करेंगे किसकी, डिस्कवरी ऑफ डीएनए की। ठीक है, थैंक यू। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा।